नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। 65 साल पहले देश से गरीबी दूर करने के उद्देश्य से बनाया गया योजना आयोग अब खुद इतिहास बन गया है और अब योजना आयोग नीति आयोग के नाम से जाना जाएगा। कुछ कांग्रेस शासित राज्यों और तृणमूल कांग्रेस की आपत्ति जताने के बावजूद मोदी सरकार ने योजना आयोग की दिशा और दशा बदलने की शुरुआत इसके नाम बदल कर दी है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी से उनके मन में ये कसक थी कि योजना आयोग की खामियां दूर की जाएंगी और प्रधानमंत्री बनने के बाद महज कुछ महीनों के बाद ही मोदी सरकार ने इस आयोग को एक दूसरे सिरे से शुरू करने का काम शुरू किया। नया साल, नया नाम, बदल गया योजना आयोग। योजना आयोग का नाम हुआ नीति आयोग। बड़ा सवाल, क्या नाम बदलने से बदलेगा काम? 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के जरिए बना योजना आयोग अब इतिहास का हिस्सा बन गया है। मोदी सरकार ने इसकी जगह नीति आयोग बना दिया है। हालांकि यह बताना आपको जरूरी है कि यहां नीति का मतलब अंग्रेजी के पॉलिसी शब्द से नहीं, बल्कि यह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का संक्षिप्तीकरण है। ये एक थिंक टैंक होगा और इसका उद्देश्य ये है कि राज्य और केंद्र सरकारों के संबंधों की इबारत नए सिरे से लिखने की कोशिश की जाए। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और उन्हें इस बात से हमेशा शिकायत रही कि मुख्यमंत्रियों को हाथ फैलाते हुए योजना आयोग के सामने हर साल आना होता है। और मोदी सहकारी संघवाद यानी राज्यों को साथ लेकर चलने वाले मॉडल की बात करते हैं। इसीलिए 15 अगस्त को लाल किले से भाषण में उन्होंने योजना आयोग को खत्म करने का ऐलान किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में योजना आयोग को खत्म करने का फैसला हो गया था। सिलसिला शुरू हुआ और इसकी जगह बनने वाली संस्था के गठन के लिए मोदी ने राज्यों से सलाह मशविरा शुरू किया। दिसंबर के पहले हफ्ते में मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस शासित और कुछ अन्य विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसका विरोध किया, लेकिन मोटे तौर पर सहमति आखिरकार बन ही गई। मोदी सरकार ने नए साल की शुरुआत नीति आयोग के गठन के ऐलान के साथ की है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय और स्वामी विवेकानंद के उद्बोधनों का जिक्र किया गया है और पूरा फोकस इस बात पर है कि किस तरह विकास की प्रक्रिया में नीति आयोग एक बड़ी भूमिका निभाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होंगे। इसकी गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होंगे। साथ ही इसमें क्षेत्रीय परिषदों का भी प्रावधान है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर बनाया जाएगा। इसमें उस क्षेत्र के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होंगे। सरकार का कहना है कि नीति आयोग अंतर मंत्रालय और केंद्र राज्य सहयोग से नीतियों के धीमे क्रियान्वयन को खत्म कर देगा। ये राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं की साझा सोच बताएगा और ये मानकर चलेगा कि मजबूत राज्यों से मजबूत देश बनेगा। ये आयोग गांव स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाकर उन्हें सरकार में ऊंचे स्तर पर पहुंचाएगा। ये समाज के उन तबकों पर खास तौर पर ध्यान देगा जिनके बारे में ये आशंका है कि आर्थिक तरक्की का उन्हें भरपूर फायदा नहीं मिल रहा। सौरभ त्रिपाठी, चैनल 1 न्यूज। योजना आयोग कई बार विवादों के भंवर में फंसा। गरीबी का आकलन हो या फिर उपाध्यक्ष की विदेश यात्रा, कई ऐसे मौके आए जब योजना आयोग को लेकर विवाद हुआ,
लेकिन अपने 65 साल के इतिहास में 200 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की 12 पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत करने वाला योजना आयोग अब नीति आयोग कहलाएगा। क्या था योजना आयोग? मार्च 1950 में एक साधारण सरकारी प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग की स्थापना सरकार की संसाधनों के उचित दोहन, उत्पादन बढ़ाने और रोजगार के मौके देकर लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने के घोषित लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन के तौर पर की गई थी। आयोग को देश के सभी संसाधनों के आकलन, जो संसाधन कम है उनको बढ़ाना और संसाधनों के सबसे प्रभावी तथा संतुलित उपयोग और प्राथमिकताएं तय करने का जिम्मा सौंपा गया था। अपने 65 साल के इतिहास में 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 6 सालाना योजनाएं शुरू करने वाला योजना आयोग अब नीति आयोग कहलाएगा। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग ने कई राजनीति, आर्थिक उतार चढ़ाव देखे, साथ ही विवादों का केंद्र भी रहा। गरीबी के आकलन, खुद की इमारत में शौचालय मरम्मत पर मोटे खर्च और पिछले उपाध्यक्ष की विदेश यात्राओं के खर्च को लेकर इससे जुड़ी कुछ ऐसी चर्चाएं हैं जो आने वाले वक्त में भी याद की जाती रहेंगी। मोदी सरकार की नजरों में अखरने वाले योजना आयोग को लेकर राजनीति की दुनिया में कोई इसके पक्ष में खड़ा था तो कोई इसके खात्मे की तैयारी में लगा हुआ था। इस मसले पर मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें कुछ कांग्रेस सीएम योजना आयोग को खत्म करने के विरोध में रहे तो बाकी मोदी मय में ढल चुके थे। मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक के करीब 3 हफ्ते बीत जाने के बाद ये फैसला आया है। मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में घोषणा की थी कि योजना आयोग की जगह अब एक नई संस्था बनाई जाएगी जो समकालीन आर्थिक दुनिया के अनुरूप हो। नीति आयोग के जरिए संघीय ढांचे को और मजबूत किया जा सकता है। नीति आयोग के तहत एक नेशनल काउंसिल होगा और 5 रीजनल काउंसिल होंगे। रीजनल काउंसिल के मुद्दों के आधार पर राज्यों का समूह होगा और नीति आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होंगे। नीति आयोग के स्थायी ढांचे में 5 स्थायी सदस्य होंगे, 2 कार्यकारी सदस्य होंगे, इनमें 4 एक्स ऑफिशियो सदस्य होंगे और 1 सीओओ होगा। सीओओ सचिव स्तर का अधिकारी होगा। अब देखना दिलचस्प ये होता जा रहा है कि जिस तरह मोदी सरकार ने योजना आयोग को एक बड़ा मुद्दा बनाया था, क्या उसी तर्ज पर इस नीति आयोग में कामकाज शुरू होगा। जुनैद मुख्तार, चैनल 1 न्यूज। तो देखा आपने योजना आयोग का ढांचा कैसा पहले था और अब उसका ढांचा क्या होगा, और पहले क्या जिम्मेदारियां थी, अब उसकी क्या जिम्मेदारी। इसको लेकर के विवाद है, बहस है। विपक्षी दलों का कुछ और मानना है और सत्ताधारी बीजेपी और उससे जुड़े सहयोगी दलों का कुछ और मानना है। बहरहाल इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता राजेश यादव हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता कीर्ति वढेरा हमारे साथ हैं, आर्थिक मामलों के जानकार राकेश भान और वरिष्ठ पत्रकार अतुल सचदेव हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं राकेश भान जी आपसे जानना चाहूँगा, आप आर्थिक मामलों के बड़ी पैनी नज़र रहती है, कई सरकारों के आप एडवाइज़र रहे हैं। योजना आयोग जो पहले था अब नीति आयोग कहलाएगा, इन दोनों में बुनियादी क्या फ़र्क आप देखते हैं, मतलब डिफरेंस कहाँ है? जब योजना आयोग बना था तो उस वक्त कमांड इकोनॉमी थी, हर कुछ प्लानिंग से चल रहा था। आज 50 साल बीत गए हैं, 60 साल बीत गए हैं, पूरी दुनिया बदल गई है, तो बदलते समय के हिसाब से संस्थाएं भी बदलती हैं। आप उसको रीऑर्गेनाइज करें या उसको ख़त्म करके नई संस्था बनाएं, उसको मैं ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देता हूं। लेकिन हाँ, केवल ये बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है। कांग्रेस राजीव गांधी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह, मोंटेक अहलूवालिया, चिदम्बरम, इन सब ने कहा है कि जहाँ तक प्लानिंग कमीशन की बात है, इसको रीऑर्गेनाइजेशन करने की बहुत ज़रूरत है। अब रीऑर्गेनाइज करें या उसको ख़त्म करके नया बनाएं, उसमें मैं ज़्यादा उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल में। लेकिन जो नीति आयोग का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो योजना आयोग से कितना अलग आप देखते हैं और कितना प्रभावकारी होगा? क्या पहले के मुकाबले ज़्यादा प्रभावकारी होगा? मुझे लगता है क्योंकि अब आपके चीफ मिनिस्टर्स गवर्निंग काउंसिल में हैं,
अब वो उनकी प्राथमिकता होगी कि वो अपनी बात बोल सकेंगे, लेकिन हाँ ये भी हमको देखना कि सब सरकारों के चीफ मिनिस्टर्स को आप कितनी बार मिल सकेंगे। हाँ, रीजनल काउंसिल शायद मिल पाएंगे, लेकिन जहाँ तक पूरे काउंसिल की बात है, गवर्निंग काउंसिल, मुझे नहीं लगता कि साल में 1 या 2 बार से ज़्यादा ये मिल पाएंगे। आखिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तो अभी भी है जहाँ की सब चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो उनकी मीटिंग भी साल में 1 या 2 बार होती है। लेकिन अच्छी पहल है कि वो जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की आपने बात की, वो मीटिंग एक तरह से पिछले काफ़ी साल से हम भी देख रहे हैं, रस्म अदायगी टाइप की बन गई थी। एक मुख्यमंत्री आता है, अपना भाषण देता है, चला जाता है, दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है इससे बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को नहीं होता। एक तो वो एडवाइजरी रोल है केवल उनकी जो एडवाइस है उसके बाइंडिंग नहीं है प्लानिंग कमीशन पर। वो ये जो है, अब ये मुख्यमंत्री यहाँ जो प्रधानमंत्री ने बात की साहब, एक टीम इंडिया बने जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री उसके सदस्य हो और साथ में कुछ प्रोफेशनल्स हो, तो मेरे ख्याल में अभी दिखने में लगता है कि थोड़ा सा योजना आयोग के मुकाबले नीति आयोग थोड़ा ज़्यादा असरदार दिखने में लगता है। अतुल, क्या कहेंगे, किस तरह से आप इसको देखते हैं? मैं इसको देखता हूँ कि शख्स राज्य, शख्स राष्ट्र, इस नीति पर अगर ये चलेंगे जिसमें सरकारी तंत्र की मेन ब्यूरोक्रेसी रुकावट होती है, वो मोदी को लग रहा है कि ये रुकावट बनेगी, इसलिए वो इस तरह सीधा ही मुख्यमंत्रियों से 1 to 1 बात करना चाह रहे हैं। दूसरा ये कि कुछ कमजोर वर्गों को आज तक प्लानिंग कमीशन ने नहीं देखा, उससे वो जुड़ना चाह रहे हैं। क्या ये काम योजना आयोग का रिस्ट्रक्चर करके नहीं हो सकता था? ये उसमें कई खामियां भी रही हैं, कई जो नीचे वर्ग तक आप 60 साल हमें आज़ाद हुए हैं, वहाँ तक अभी तक हम पहुँच नहीं पाए। कई ऐसे राज्य जहाँ सड़कें नहीं पहुँच पाई, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि इस तरह से करके कि हम आगे आए। उसमें कई चीज़ें हैं, जैसे आप योजना आयोग की बात करते हो, उसमें हमारे कृषि प्रधान देश है, कृषि नीतियों को ज़्यादा देखना है। दूसरा, उद्योग की तरफ हम विकासशील देश की बन चुके हैं, तो हमारी उद्योग नीतियाँ क्या होंगी ये देखना जरूरी है। ये देखना जरूरी है। चलिए कृति, आपसे जानना चाहेंगे, क्या जो प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान किया था और अब जो बात कही जा रही है कि सशक्त राज्य होंगे तो सशक्त देश बनेगा, एक नया कॉन्सेप्ट है, अपील करता है, लेकिन क्या इसके लिए वाकई पूरा रिस्ट्रक्चर करके योजनाओं को काम नहीं चल सकता था, या बिल्कुल वो ऐसा हो गया था कि साहब इसको बदलना ही बेहद ज़रूरी है? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी का बड़ा सराहनीय कदम है नए साल पर जो उन्होंने देश के आवाम को ये रिफॉर्म कर योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को दिया है नीति आयोग के रूप में, और इससे कहीं ना कहीं एक नीचे लेवल तक, ग्रामीण लेवल तक जो है केंद्र सरकार पहुंच पाएगी और डायरेक्टली स्टेट्स में उनका डायरेक्ट एक प्रधानमंत्री जी द्वारा काम बढ़ेगा और आने वाले समय में अच्छा रहेगा। योजना आयोग भी प्रधानमंत्री देखते थे, वही उसके अध्यक्ष होते थे। उसमें जितने 12 कार्यकाल मैं समझती हूँ, 5 वर्षीय योजना पिछले 60 साल में योजना प्लानिंग कमीशन ने देखी, और उसमें जितने अप्स एंड डाउन्स थे, अभी आपके चैनल के माध्यम से भी हमें पता चला कि उनके वाइस प्रेसिडेंट के या तो टूर्स गिने जाते थे या चीजें ठीक नहीं चलती थी। टूर्स से क्या होता है? टूर्स तो कुछ सीखने के लिए आदमी जाता है, वर्कशॉप होती है, वो तो जाता है। मुझे सवाल ये है कि क्या योजना आयोग ने 12 पंचवर्षीय योजना बनाई, क्या ये 12 पंचवर्षीय योजना बिल्कुल बेकार थी, कोई तरक्की नहीं हुई देश में योजना आयोग की वजह से? नहीं, बट उसमें लैप्स बहुत ज्यादा था, उसमें स्टेट्स तक पहुंचने के लिए बहुत गैप था। एक जो ढांचा अब दिया गया है पीएम द्वारा और नीति आयोग के नाम पर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आने वाले सालों में ये केंद्र सरकार को या स्वयं प्रधानमंत्री को स्टेट्स तक डायरेक्टली पहुंचने में मदद देगा। पंचवर्षीय योजना जो बनाई जाती थी 5 साल को, उस वक्त देश आजाद हुआ था, हाल देश के सामने ऐसे हालात थे, उस वक्त 5-5 साल की एक योजना अगर बनाई गई और हर योजना से कुछ ना कुछ हुआ, हरित क्रांति आई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, बुनियादी ढांचा बढ़ाया गया वाजपेयी जी के जमाने जब लॉन्च किया गया किसी एक इशू 1951 में, मैं कहती हूँ उसके बाद से और आज की इकोनॉमी में जमीन आसमान का, आकाश पताल का डिफरेंस है इंडियन इकोनॉमी में। तो जहां रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और रिफॉर्म्स की प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजेश बताएंगे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और ये योजना आयोग का जो 64 साल पहले, करीबन इतनी पुरानी संस्था है, 64 वर्ष हो गए इसको, ये 15 मार्च 1950 को कैबिनेट द्वारा इसका के प्रस्ताव के जरिए इसका गठन हुआ था। अब जैसे मोदी साहब ने लाल किले से इसको निरस्त करने का वहाँ से अपना बोला था कि मैं इसको अब ये खत्म कर दूँ, ठीक, वो खत्म करके नया बना दिया, जो नया बना उसको बताइए। अब
जो नीति आयोग बना दिया। जी। अब देखिए, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो प्रधानमंत्री होता था, और जो नीति आयोग बना है इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष को जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता था, नीति आयोग का भी जो प्रधानमंत्री द्वारा उपाध्यक्ष को नियुक्त किया जाएगा। और जो 5 वर्ष तक जो योजनाएं चलती थी जिस पर कार्य करते थे 5 वर्ष के लिए, वो अभी उनका भविष्य ऐसे ही है। अभी उन्होंने उसमें कोई क्लियर कट नहीं बताया है कि उसमें क्या है। दूसरा कि जो योजना आयोग था और नीति आयोग में फर्क क्या है। अगर कुछ संशोधन करना था, जैसे इनने जो स्टेट का प्रतिनिधि दिया है, तो वो योजना आयोग को इतनी पुरानी संस्था है, उसके अंतर्गत भी ये हो सकता था। बीच में एक्सपेरिमेंट हुआ था यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के टाइम में, एक स्टैंडिंग कमेटी बनी थी, 5 राज्यों के मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, तो केंद्र और राज्यों के संबंध के ऊपर प्रॉपर हर 6 महीने बाद उनकी मीटिंग हुआ करती थी। तो उस यूसुफ जी मेरी बात पूरी हो जाने दो। इनका वो योजना आयोग से नहीं, इनका मेन मकसद है नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस से। ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं कि इनको कैसे समाप्त किया जाए, इनकी जो योजनाएं कैसे समाप्त का अधिकार है, आवाम का अधिकार है, वोट से देखिए सरकार वोट द्वारा बनी है। आप नेहरू और गांधी परिवार पे लेकर आ रहे हैं, आप देश के हित की बात करें। जनता को आपने जो वादा किया था, जनता को, इस देश की जनता को जो अपनी सभाओं में वादा किया था, वो विकास किया था। तो विकास हो रहा है ना? नहीं, आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं। विकास हो रहा है, तो हमें अच्छा लगेगा कि हमने बात की है, वो अच्छा लेकर आए हैं। तो आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं आप। राकेश जी, जो बात अभी उठाई इन्होंने कि भाई नाम बदलने से मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं। आपने भी कहा कि भाई बिल्कुल, और ये ऐसा है, ये कहना कि योजना आयोग ने कुछ नहीं किया, ये गलत है। जिस टाइम योजना आयोग बना था बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। 1950s में प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में नहीं आ रहा था, हेवी इंडस्ट्री हिंदुस्तान में नहीं आती। अगर उस वक्त जो योजना आयोग ने काम किया वो नहीं किया होता तो हिंदुस्तान इतनी प्रगति नहीं करता। ये बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन अगर इस वक्त भी हम योजना आयोग को नहीं बदलें तो वो हमारी बेवकूफ़ी होगी। तो ये मैं कहूँगा कि अपने टाइम में योजना आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है और ये सबको कबूल करना चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं बिल्कुल बेकार हो गया था, सड़ गया था, उसको क्या ऐसा है? नहीं, सड़ नहीं गया, लेकिन हर कोई भी संस्था हो 50 साल के बाद उसको अगर चेंज नहीं करें तो सड़ जाएगी। तो कुल मिला के अब तो देश का नाम भी चेंज कर दोगे ऐसे तो। अतुल अच्छा, बीजेपी को ये नाम बदलने में बड़ा मजा आता है। अभी एक चर्चा भी है, दिल्ली का भी नाम बदल देंगे, इंद्रप्रस्थ कर देंगे, अहमदाबाद का भी नाम बदल के कर्णावती किया जा रहा है, मुंबई का नाम जब सरकार बनी थी शिवसेना की तो बॉम्बे को बदल के मुंबई कर दिया गया। ये इनका एक बीजेपी का इतिहास है, भारतीय ये पुरानी प्राचीन चीजें लेके आते हैं। कितनी प्राचीन, तो कहाँ से शुरू करेंगे उसको प्राचीन? ये इनका देखिए, इनके पीछे जो एजेंडा रहता है वो आरएसएस का रहता है। जो आरएसएस कहता है वो भाजपा करती है। मेन चीज तो ये। अब मेरे मित्र जो कांग्रेस के कह रहे थे कि योजना आयोग नेहरू या गांधी, इन्हीं के एक दिवंगत नेता स्वर्गीय राजीव गांधी ने बोला था ये योजना आयोग एक जोकरों का समूह है। तब तो ये बोले नहीं। आज अगर चेंज हो रहा है, नाम ही चेंज हुआ है, कार्य प्रणाली थोड़ी सी चेंज हो, ये तो कुछ उनको गाइड, अगर 60 साल में 45 साल इनका शासन रहा, नहीं 45 साल का तजुर्बा है, तो ये जरा उनको बोले ना भाई इस तरह करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ये भी बताने के लिए तैयार नहीं है। ये तो लड़ने के लिए तैयार है, ये भी नहीं होना चाहिए। भाजपा की भी गलती है, उससे पूछे अगर 45 साल का आपको इतिहास रहा है, आप ये चीजें कर सकते हैं और नई चीजें क्या हो सकती है। ये तो इनको भाजपा को पहल करनी चाहिए। कांग्रेस भी तैयार हो जाएगी आस्ता आस्ता, क्योंकि उनका भी दिल दुख रहा है कि हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं। अपोजिशन में बैठे हुए नहीं दुख रहा है। राजेश जी, अच्छा एक बात बताइए, कोई नई चीज अगर होती, मान लीजिए नीति आयोग नाम हो गया योजना आयोग का, या नया संगठन बन गया, नया एक संस्था बन गई और वो अच्छा काम करे, देश का विकास करे, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? ना, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं तो है। हमें ये समय इन्होंने 6 महीने लगा दिए और जितनी भी कार्यालय से जुड़ी चीजें हैं सब उसमें सब नाम चेंज होंगे, सब चीज चेंज होंगी। जब आपकी सरकार बनी थी 2004 में, करोड़ों रुपए का खर्च देश पे आएगा। एक लंबे गैप के बाद आपकी सरकार बनी थी 2004 में, सेंटर में कितने दिन के बाद बनी थी? 96 के बाद, करीब 8 साल के बाद।
तो आपने भी एक बनाई थी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जिसमें है ना, नहीं मुख्यमंत्री नहीं थे उसमें, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जिसके चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी को बनाया गया था, और सोनिया गांधी जी के घर के बगल में आर पार उनका ऑफिस रखा गया था, जो अब नितिन गडकरी को दिया गया है मकान। नितिन के पास है। तो उसमें भी क्या था कि तमाम सामाजिक कार्यकर्ता जो थे उसको साथ लाया गया, हालांकि उसका फायदा हुआ, आरटीआई जैसा कानून दिया गया ऐसा वो तो जैसे उस पर, तो भाई आपने एक्सपेरिमेंट किया ना, तो अगर राजेश जी, जैसे आपकी सरकार आई थी तो आपके पास एक पॉलिसी थी कि भाई जो लोग सड़कों पे आंदोलन करते हैं, जिनकी कुछ डिमांड है, उनको भी हम सरकार में डिसीजन मेकिंग में शामिल करके करें। कैसे कर सकते थे? तो आपने एक एनएसी बनाई, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, और उसकी एडवाइस पर आपने बहुत सारे प्रोग्राम लागू किए जो कांग्रेस के फ्लैगशिप प्रोग्राम बनाए गए, और उसी की वजह से कांग्रेस 2009 में दोबारा सत्ता में लौटी। तो अब अगर नरेंद्र मोदी जनता का बहुमत लेके मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बने हैं और वो कुछ फैसले करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो आपको आपत्ति क्या है? हमें आपत्ति नहीं है। हम तो ये अगर हम एक जनरली बात कह रहे हैं कि अगर योजना आयोग का नाम होता तो हम जानना चाह रहे हैं, देश के नागरिक होने के नाते जानना चाह रहे हैं कि उस नाम में और नीति आयोग में, उस नाम में क्या फर्क था। सिर्फ ठीक है उसमें योजना आयोग में कोई खामियां हो सकती हैं, ठीक है, उनको दूर करिए। अब ये तो इस चीज पे आ गए कि ये नेहरू जी की अध्यक्षता में हुई थी और 64 साल पुरानी संस्था है, इसको नष्ट करना है। ऐसा कुछ नहीं है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। एक योजना शुरू और की मुझे थी, लगता है, एक मिनट, आपने एक योजना शुरू की थी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। 2 साल बाद आपने उसका नाम बदल के क्यों रखा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना? क्यों आपने जोड़ा? क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना काफी नहीं था नाम? उसमें क्यों महात्मा गांधी का नाम आपने जोड़ा? न जैसे किसी का वो जैसे महात्मा गांधी के नाम पर है, महात्मा गांधी क्या कहेंगे? तो कांग्रेस का जो एतराज है या और पार्टियों का जो एतराज है, ये बिल्कुल बेईमानी है। इसका कोई मतलब है एतराज का? ये तो एतराज करने के लिए एतराज कर रहे हैं, मुझे इसमें कोई गंभीर सोच विचार नहीं लग रहा। अतुल, क्या कहेंगे? क्यों कांग्रेस का जो एतराज है उसका कोई आधार तो नजर आता नहीं? आधार अगर होता तो ये अपनी गलतियां सुधारते हैं। आप देखिए कि हिंदुस्तान पे 4-5 चीजें ऐसी जो होने वाली है। आप देखिए उड्डयन जो सिविल एविएशन की जो पॉलिसी है वो भी ठंडे बिस्तरे में पड़ी हुई है। उसके अलावा स्पेक्ट्रम की है, टेलीकम्युनिकेशन की है, आईटी की है। इन्होंने पूरे 10 साल जो किया, क्या किया? उसमें कोई नहीं किया। उसके बाद आपकी स्पेस की पॉलिसी है, उस पर ये 10 साल से कुछ नहीं कर पाए। डीटीएच है जो ब्रॉडकास्टिंग का है, उस मुद्दे पे नहीं है। ये योजना आयोग में पॉलिसियाँ बनती थी, उसको ध्यान से देखना नहीं, करना नहीं। इसमें एक जो नरेंद्र मोदी करना चाह रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी जाके अपनी पॉलिसी रख सकता है, उस तरह वहीं से सीधा मंत्रालय में जाएगी। ये लोग करते ही नहीं थे। 10 सालों में मैंने जो देखा है, बिल्कुल नजदीक से देखा है। मेरे हाल में सब कुछ उल्टा के होश में आए तो क्या क्या वाली पोजीशन कांग्रेस की हो गई है। अब इनको लगता है सरकार बनने के बाद ये काम हो सकते हैं तो हम नहीं कर पाए, इसका अफसोस मेरे ख्याल में ज्यादा है कांग्रेस को। इनको बहुत ज्यादा अफसोस है। देखिए अब इन्होंने जो भारत के कोला है, ये है, इस तरह इन्होंने लुटवाया है। इन्होंने हवा तक तो बेच दी है, उसमें भी पैसे कमाए, जो भी है ये किया। तो सरकार को कुछ करना है आने वाले 5 साल में। थोड़ा तो अभी 6 महीने हुए, अभी देखे मोदी को एक पूरा बहुमत मिला, इसको देखना चाहिए। थोड़ा सा आप सब्र करें। 6 महीने में कोई चीज एकदम नहीं तैयार होती। अगर बिल्डिंग भी लेने जाएंगे उसके बुनियाद को बनने में 8 महीने तो लगेंगे, फिर छत डलेगी 2 महीने लगेंगे, 1 साल तो चाहिए। पहले आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। फ्लैट भी बुक कराने के 3-4 महीने 3 साल में मिलता है कम से कम। वो भी अभी हमारे जैसों को तो अभी तक कागज मिले हुए। कानून बना तो लेते हैं। जी मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ। अभी आपको पूरा वक्त देंगे हम, हमारे पास बहुत वक्त है। अभी फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और योजना आयोग बनाम नीति आयोग की इस जंग पर हो रही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम न्यूज़ लाइन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं योजना आयोग बनाम नीति आयोग पर चल रहे विवाद को लेकर के। योजना आयोग अब नीति आयोग नाम से जाना जाएगा। इस मामले पर हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने बीजेपी नेता विजय सोनकर शास्त्री से बातचीत की। आइए सुनते हैं शास्त्री जी का इस बारे में क्या कहना है।
योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया है भारत सरकार ने। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री। शास्त्री साहब, क्या ज़रूरत आन पड़ी कि योजना आयोग को बदलकर उसका नाम नीति आयोग रख दिया गया? देखिए, इस संदर्भ में तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी स्पष्ट किया ही है, और ख़ास तौर से अपने लाल किले के भाषण में भी उन्होंने इसकी जिक्र किया था, और देखने में भी आया है, लंबे समय से ये बात उठती रही है कि राज्य का केंद्र सरकार के साथ जो तालमेल का एक प्रश्न उठता रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे जानबूझ करके ऐसा होता है, या कभी कभी ऐसा लगता है कि तकनीकी कमियों की वजह से भी ऐसा हो सकता है, और तमाम दोष लगाए जाते हैं केंद्र सरकार के ऊपर कि केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है, केंद्र का जितना राज्य के प्रति ममता और स्नेह होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ऐसे में योजना आयोग के फंक्शनिंग पर प्रश्न चिन्ह लगातार लगे रहते थे। आज उन्हीं सारी टेक्निकल चीज़ों को दूर करके नीति आयोग के रूप में यह आयोग आया है, और इसका प्रमुख कार्य तो यही होगा कि राज्य और केंद्र का एक बेहतर तालमेल तैयार हो सके, और जो ये आरोप लगते हैं भेदभाव का केंद्र के ऊपर, इस सबसे ये संवैधानिक संस्थाओं को कम से कम उन पर ये आरोप न लग सके। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, कहीं ना कहीं अब सरकार का हनीमून पीरियड ख़त्म हो चुका है, नया साल भी आ गया है, बहुत सारी चुनौतियां भी हैं मोदी सरकार के सामने। वहीं जब आप इस तरह के कदम उठाते हैं तो खास करके जो सत्ता में जिसने सबसे ज़्यादा सत्ता में जो सरकार रही पार्टी कांग्रेस, वो भी आपके फैसलों को लेकर जो है कहीं ना कहीं निशाना साध रही है। उसको भी लगता है कि आप जो पुरानी संस्थान थी उनका जिस तरह से नाम और ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो है कहीं ना कहीं परंपराओं से अलग हट के काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। किस तरह से आप उसको लेंगे? देखिए, ये केवल नाम बदलने की बात नहीं हो रही है, बल्कि काम भी बदलने की बात हो रही है। इसका परिक्षेत्र और बढ़ाया गया है, दायरा और बढ़ा है, और ख़ास तौर से जो पुराने ढर्रे थे, जो एक तरह से निष्प्रभावी हो गए थे, उसका कोई प्रभाव नहीं था। रूटीन में सारी चीज़ें हो रही थी, और राज्यों के तरफ से अलग भावनाएं व्यक्त की जाती थी भेदभाव की। तो ये सब इसको आने दीजिए, टेक्निकल और हर तरह से ये बहुत ही एप्रोप्रिएट और देश हित में होगा। ये जो अभी इस समय जो इसकी आलोचना कर रहे हैं उनके भी मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस होगा। इसके बारे में डिटेल अभी जनता को नहीं पता है, लेखकों को नहीं पता है। जब सबको इसके पूरा डिटेल पता होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग इसकी तारीफ किए बगैर रुक नहीं पाएंगे। नाम ही नहीं, काम भी इन संस्थाओं के बदलेंगे, और उसी से विपक्षियों का मुंह भी बंद करने का दावा बीजेपी कर रही है। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ संदीप शर्मा, चैनल वन न्यूज़ के लिए दिल्ली से। योजना आयोग को हटाकर, योजना आयोग को खत्म करके उसे नीति आयोग बनाने के बाद राजनीति में हलचल मची हुई है। विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, और हम इसी मामले में हमारी संवाददाता अनीशा गांगुली ने जेडीयू सांसद अली अनवर से बातचीत किया। ये सुनते हैं अली अनवर इस पूरे मामले में क्या कहते हैं। हमारे साथ है जेडीयू सांसद केसी त्यागी जी। सर, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, क्या कहना है आपका इस पर? योजना आयोग का प्रबंधन कुशल तरीके से कार्यरत था। पिछड़े राज्यों के लिए, अविकसित राज्यों के लिए धनों के आवंटन में कोई भेदभाव नहीं था। अब सारा नियंत्रण प्रधानमंत्री के हाथ में चले जाने के बाद छोटे, अविकसित और पिछड़े राज्यों के साथ न्याय होगा, इसकी संभावना कम है। इसलिए जनता दल यू इस बदले हुए नाम का और बदले हुए काम का विरोध करता है। सर, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो अभी तक साफ नहीं हो पाया कि सरकार किसकी बनेगी। कल मुफ्ती जी ने एक संकेत में कहा था उनके पास 55 सीटें। क्या सर लगता है बीजेपी के साथ गठबंधन बनाने वाली है वहाँ पीडीपी के साथ जाकर के भारतीय जनता पार्टी अपने जन्म काल के सबसे बड़े राजनीतिक अवसरवाद का परिचय देगी। क्या होगा धारा 370 का, क्या होगा उस वादे का जहां कुर्बान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो ये थे जेडीयू सांसद केसी त्यागी, जिन्होंने बताया कि चूंकि जो नया स्ट्रक्चर बनाया गया है नीति आयोग के नाम से,
वो पिछड़े राज्यों की तरफ या जो समाज का पिछड़ा तबका है उस तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। भान साहब, कितना दम है केसी त्यागी साहब की बात में कि जो पिछड़ा वर्ग है, दबा कुचला समाज का तबका है, उस तक ये नीति आयोग नहीं पहुंच पाएगा? मैं ये बात समझ नहीं पाया हूँ, क्योंकि अगर रीजनल काउंसिल्स बन रहे हैं और रीजनल काउंसिल तो ज़्यादा एम्फोसिस कर सकते हैं कि छोटे स्टेट्स पर भी, लेकिन हो सकता है इनका त्यागी जी का तजुर्बा कुछ और हो, इसके बारे में टिप्पणी और मैं नहीं कर सकता जी। कृति, पहले भी आप कुछ कहना चाह रहे थे और अब जो भी आपने सुना केसी त्यागी का विरोध, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सभी बेतुके विरोध हैं और जहाँ तक इसके स्ट्रक्चर की, नए रिफॉर्म जो स्ट्रक्चर आया है उसकी बात है, तो इससे साफ सीधा दिखता है कि मोदी जी द्वारा जो विकास है वो गति पा रहा है और आने वाले समय में देश को और विकासशीलता मिलेगी। और जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचने की बात है, जो स्ट्रक्चर मोदी जी लेकर आए हैं उसके द्वारा डायरेक्टली इंटरफेरेंस प्रधानमंत्री का नीचे तक होता है, तो ये सब तो बिल्कुल बेतुके मैं कहूँगी विरोध है। प्रधानमंत्री का तो नीचे तक हस्तक्षेप पहले भी होता था, योजना आयोग का अध्यक्ष भी प्राइम मिनिस्टर होते थे और नीति आयोग के भी प्राइम मिनिस्टर होंगे। जो उन्होंने कहा कि भाई जो समाज का पिछड़ा तबका है या जो पिछड़े राज्य हैं उन तक नहीं पहुंच पाएगा, योजना आयोग नहीं पहुंच पाएगा, नीति आयोग नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल पहुंच पाएगा। स्टेट का पूरा रिप्रेजेंटेशन जो स्ट्रक्चर अभी हमारे सामने आया है उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग भी उस जो स्ट्रक्चर बना है स्वयं प्रधानमंत्री करेंगे, तो यकीनन कुछ ना कुछ मैं कहती हूँ ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचेंगे और अच्छा रहेगा। जी राजेश जी, जो कह रहे हैं कि साहब ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेंगे, गरीबों तक पहुंचेंगे, आपको लगता है कैसा होगा? मुझे ऐसी संभावना कम लग रही है और ये पूरा रूपरेखा इसकी आ जाए जो नीति आयोग बना है, आपके चैनल पे ही मैं दोबारा ये दिखा दूंगा कि इसमें उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं है। दूसरा क्या करेंगे ये, जैसे ये बता रहे हैं अभी इन्होंने एक जैसे पैसे देंगे फंड, बरेली में जो डीडी न्यूज के जो कार्यालय है वहाँ पर मोदी जी ने आदेश दिया है कि जो फंड जाएगा उसकी यूपी गवर्नमेंट, यूपी के लिए जो फंड जाएगा उसकी ज़िले में, तहसील में सब जगह कैमरे लगा के अपने पत्रकार भेज के पूरी किस तरह से काम हो रहा है और वो करेंगे, क्योंकि यूपी में चुनाव आने वाले हैं। चुनाव के लिहाज से मुझे ये चीज़ जब अच्छी लगती कि अपने स्टेट से किसी से करते, गुजरात से करते, किसी अन्य स्टेट से करते, ये तो उसमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी यूपी से शुरुआत हो जाती है, शुरुआत यूपी से हो जाती है, सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा जिले यूपी में आते हैं, वहां से अगर हो जा नहीं, देखिए ये तो मैं कहूंगी बिल्कुल बेतुकी बात है। आप पूछ रहे हैं यूपी से क्यों? अच्छी है ये, देश में 28 राज्य हैं और ज्योग्राफिकली डेंसिटी वाइज आप देखें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा जिले आते हैं। अगर उत्तर प्रदेश से शुरुआत होती है किसी काम की और कैमरे से सर्विलेंस होती है, स्टेट चुनते तो गुजरात क्यों, केंद्र के फंड की कैमरे से सर्विलेंस होती है, क्यों नहीं, आपको आपत्ति है? महाराष्ट्र क्यों नहीं? आप लोगों के पास मुद्दे नहीं बचे राजनीति करने के लिए, मुझे हंसी आती है इस चीज पर। वहां से क्या ना कैमरे में दिखाएंगे, वहां से ये कराए जी, स्टेट गवर्नमेंट ये कर रही है जी, जैसे बदायूं कांड पर चुनाव लड़ लिया, मतलब ऐसे ही अब ये करेंगे इसमें। तो अतुल, क्या ये आपत्ति वाली बात है कि भाई बरेली से क्यों कर रहे हैं या रायबरेली से, अमेठी से क्यों कर रहे हैं? भाई वो यूपी के सांसद हैं, उन्होंने सोचा भाई मैं प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हूँ, यहीं से मैं प्रयोग करता हूँ, उनका भी कुछ सोच होगी इसमें, मैं कुछ कह नहीं सकता। और अगर कांग्रेस को ऐसी आपत्ति है कि भाई बीजेपी के राज्यों में भी हो रहा है गड़बड़ फंड को लेकर, तो ये अपोजिशन पार्टी होने के नाते उसका खुलासा तो प्रतिनिधि मंडल मिल सकता है ना, प्रधानमंत्री के दरवाजे खोले, खोल अभियान चलाए, कुछ तो करें। करना ही नहीं चाहते, कुछ बचा होगा तब करेंगे ना। अरे ये अपने किसी राज्य से, अपने से क्यों नहीं करा इन्होंने, और जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहीं क्यों कर रहे हैं? मुझे इस बात का आप जवाब बता दें, क्यों कर रहे हैं? क्यों या अगर कोई योजना शुरू हो रही है उसकी निरीक्षण के लिए, तो आप उसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कई राज्यों में एक साथ शुरू कर सकते हैं, एक ही राज्य में क्यों? यूसुफ जी, मैं ये बात ही नहीं समझ पाई हूँ कि सीसीटीवी द्वारा सर्विलियंस अगर कहीं किसी के फंड का हो रहा है तो आपत्ति क्या है? मतलब ठीक है, वही सब जिस पॉलिसीज के तहत केंद्र सरकार जा रही है वो अन्य राज्यों में भी जाएगी ना। आप ये सवाल मुझसे पूछें कि गुजरात से क्यों नहीं शुरू किया, उत्तर प्रदेश से पहले क्यों शुरू किया, ये तो बेतुकी बात है। आपत्ति क्यों, राकेश जी, जो आपत्ति राजेश यादव जी ने दर्ज कराई है उसे आप सिरे से खारिज तो नहीं कर सकते?
नहीं, मैं खारिज नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसमें अगर राजनीति है तो इतना तो अलाउड है। अगर कांग्रेस की सरकार होती शायद वो भी ऐसा कुछ करते। अब ये कांग्रेस की सरकार ये अलाउ है। अब आपने इसी तहत बदायूं कांड पे लगा, हम जिहाद ले आए। राजेश जी हम सीधे आते हैं नीति आयोग पर हम आते हैं। अतुल जी, तो नीति आयोग को आप कितना सक्षम मानते हैं? जो मौजूदा दौर की चुनौतियां हैं हमारा, इतना फैल रहा है, इतने सारे शोबे नए चीज़ें आ गई हैं, क्या उसमें कितना सक्सेसफुल हो पाएगा? इसका अगर हम कोई एक अंदाज़ा लगाना चाहें, क्या दिशा होनी चाहिए इसकी, इस पर कैसे लोगों को इसके अंदर शामिल करना चाहिए? इसमें मेरे हिसाब से ये कई ऐसी इंडस्ट्रियों को आज तक योजना आयोग ने बाहर रखा जिनसे करोड़ों रुपए रेवेन्यू आया। अब छोटा सा मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। विश्व में हम दूसरे नंबर पे फिल्म उद्योग में, आज तक फिल्म उद्योग पे कोई नीति नहीं बनी। यूसुफ, आप भी जानते हैं, आप चैनल चला रहे हैं कि आज की डेट में भारत में कम से कम भारत में 700 चैनल चल रहे हैं। इस पे कोई नीति नहीं है। स्पेक्ट्रम की कोई नीति नहीं है, स्पेस की नीति नहीं है। स्पेस होगा तो आपके चैनल चलेंगे, एटीएम चलेंगे, और कॉलेजों में सीधा डायरेक्ट टू होम पॉलिसी वगैरह चलेगी। इस नीति को भी इसे ओपन करना चाहिए। साथ में आईटी इंडस्ट्री की नीति नहीं बनाई योजना ने। इस तरह का कुछ अगर सोच विचार के ये काम करें तो काफ़ी आगे तक बढ़ सकते हैं। जो इसमें क्या है कि उनका रेवेन्यू ये ले लेते हैं, उनको कुछ आज तक बेनिफिट नहीं दिया। वही स्टेट गवर्नमेंट भी आके रोती है कि हम योजना आयोग में आते हैं, खाली बैग वापस भेज दिए जाते हैं और बैग हमारे से भर के ले लेते हैं सरकार। वो उतनी डेवलपमेंट नहीं होती थी। एक और मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है नॉर्थ ईस्ट, और उसके बाद जो ऊपर की चुनौती है वो कश्मीर की। वहाँ पैकेज उस हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि चाइना देखिए किस तरह आगे आ रहा है। वहाँ पे जो डेवलपमेंट होनी चाहिए उसकी नीतियाँ होनी चाहिए। इसलिए मोदी ने जो उनकी जो सोच रही है कि मुख्यमंत्रियों को 1-to-1 फेस में काउंसलिंग में हो, सभी के सामने, जितने भी राज्यों के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनके सामने पूरे भारत की स्वच्छ भारत बनाने के लिए ये नीति अपनाई जाए। इसमें कांग्रेस को कहीं आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राकेश जी, किस तरह से आप समझते हैं कि इसको और प्रभावी बनाने के लिए, जैसे इसके अंदर है कि भाई मुख्यमंत्री रहेंगे 4 या 5, कुछ केंद्रीय मंत्री इसके अंदर इसका हिस्सा होंगे, इसका सदस्य होंगे, एक CEO इसका होगा, इसके अलावा कुछ 5 या परमानेंट मेंबर की बात है, 2 टेम्परेरी मेंबर की बात है। तो जो मेंबर चुने जाएं अलग अलग फील्ड से, वो किस तरह के लोग होने चाहिए? पॉलिटिकल लोग रिटायरमेंट प्लान के तहत रख दिए जाएं, या अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट लोगों को इसमें रखना? अलग अलग क्षेत्र के प्रोफेशनल्स को लाना चाहिए। केवल रिटायर्ड लोगों को वहाँ पार्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर केवल जो कि IAS या IPS रिटायर होकर उनको रखना चाहें तो वो उनको अलग कहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इस आयोग में करें तो आयोग का फिर काम ठीक तरह नहीं होगा। प्रोफेशनल्स इंडस्ट्री से हों, वो प्राइवेट सेक्टर से लाएं, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लाएं, 2 साल के लिए लाएं, 3 साल के लिए लाएं, उनसे काम लें और फिर उनको वापस जा सकते हैं। तो जो एक ज़माने में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बात शुरू की थी कि हमें टेक्नोक्रेट चाहिए सरकार चलाने के लिए, लेकिन 10 साल के पीरियड में कि टेक्नोक्रेट का इस्तेमाल कहीं अच्छा दिखा नहीं। एक नॉलेज कमीशन बनाया गया था, लेकिन नॉलेज कमीशन ने क्या काम किया ये किसी को पता नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि ये नीति आयोग भी कहीं इसी तरह का बनकर आ रहा है? एक सवाल तो उठता है। ये सवाल बिल्कुल उठता है और जायज़ सवाल है आपका। आज से करीब 30 साल, हो सकता है 35 साल पहले, एक इंडियन मैनेजमेंट सर्विस भी शुरू की थी जी। कुछ शुरू में बोकारो स्टील प्लांट और ये भिलाई स्टील प्लांट, इधर जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो बने थे, इन्होंने अलग इनके लिए सर्विस बनाई थी। लेकिन जो अधिकारी हमारे IAS लॉबी है, उसने उसको कुछ ही सालों में ख़त्म कर दिया। कि तो ऐसी बात बिल्कुल सही है। अगर ये जो नया आयोग बना है ये केवल आपके अधिकारियों को पार्क करने की जगह बन गई तो ये पहले से ही नाकामयाब रहेगी। अब मोदी जी किस तरीके से प्रोफेशनल्स को लाएंगे इसमें, ये मोदी सरकार पर निर्भर है जी। क्यों कीर्ति, जो सवाल उठे हैं, क्या आपको लगता है कि उस तरह के काम इसके अंदर हो पाएगा? कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, सिर्फ देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है कि एक नई सोच के साथ हिंदुस्तान को एक नया प्रधानमंत्री मिला है जो मेक इन इंडिया का कंसेप्ट देश को दे पाया है। तो मैं मानती हूँ कि जो भी स्ट्रक्चर इस नीति आयोग का दिया गया है उसमें नए यंग प्रोफेशनल्स को जोड़ा जाएगा, जिससे कि नई नीतियों से देश भर को प्रधानमंत्री विकास दे पाएं। और क्योंकि डायरेक्टली वो स्टेट्स में अपना इन्वॉल्वमेंट रखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा नीति आयोग आने वाले समय में। अतुल, क्या लगता है किस तरह से रोल प्ले करेगा? क्योंकि बीजेपी से है वो तो कहेंगे साहब करना चाहिए, लेकिन उसके सामने चुनौतियां क्या क्या है?
देखिए, मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती नीति आयोग है के सामने खासकर। नीति आयोग के सामने चुनौती है। मोदी जी को चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। आप देखिए, राज्यों में कई उद्योगपति है, कई टेक्नोक्रेट्स बैठे, मुख्यमंत्री उनसे डायरेक्ट बात करके मेंबर तो करेंगे ही करेंगे, वहीं से आ सकते। कई ऐसे लोग हैं कि पैसे के लिए काम नहीं करना चाहते, देश के लिए करना चाहते। ऐसे लोग आएंगे, अगर आइए मुख्यमंत्रियों से डायरेक्ट संवाद करते हैं मोदी जी, तो अगर कोई आते हैं तो मोदी जी उनको वेलकम करेंगे। मेरा मतलब आइडिया तो यही है, बाकी उनकी मर्जी। जी राजेश जी, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है और हमेशा दावा करते थे हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, तो कांग्रेस की तरफ से क्या सजेशन होंगे सरकार को कि इसमें ये होना चाहिए? कहने में और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जैसे कहते हैं ये लोग वैसे चलें तो कोई विवाद ही नहीं उत्पन्न होगा। हम अच्छे काम करेंगे, सदैव इनके साथ बोला है, सदैव रहेंगे, और जो गलत काम करेंगे या गलत नीतियां लाएंगे तो उनका हम विपक्ष की नाते विपक्ष की एक भूमिका है, उसको अदा करेंगे। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो बात डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते थे कि भाई टेक्नोक्रेट्स का इस्तेमाल हमें करना चाहिए देश के विकास में, उन्हें सिस्टम में लाना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में उनका योगदान करना चाहिए, तो आपकी सरकार तो नहीं कर पाई, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि साहब मोदी सरकार उस तरह का काम करेगी और नीति आयोग में जो जगह खाली रखी गई है पॉलिटिशियंस के अलावा वहाँ पर उस तरह से लाएं? क्योंकि योजना आयोग में भी सदस्य बनाए जाते थे, लेकिन उन सदस्यों के अंदर कहीं कोई ऐसा दिखा नहीं, स्पार्क नहीं दिखा कि जो देश को आगे ले जाने के बारे में सोचे या एक दिशा दे सके विकास को। तो क्या अब आपको उम्मीद है कि नीति आयोग में ऐसा होगा या जो आपके ढर्रे पे चल रहा था उसी तरह चलेगा? ये भी ये प्रधानमंत्री का कार्य क्षेत्र है, वो किसको नियुक्त करते हैं वहाँ, किसको नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी खुद एक इकोनॉमिस्ट थे, वो चाहते तो उस समय अपने कार्यकाल में देश को सबसे अच्छा योजना आयोग दे सकते थे। उस समय आप लोगों ने क्या किया? आप आज बात करते हैं विपक्ष में खड़े होकर नीति आयोग। अच्छा, आपने नीति आयोग में क्या कर दिया ये बताएं ना, क्या क्या साल के पहले दिन आप देश की जनता को दिया है, तो बनाने में और साल के पहले दिन हमने एक अच्छा स्ट्रक्चर दिया है और आने वाले क्या दिया है? आप एक भी ऐसा काम बता दें कि जो मोदी जी ने अभी देश के लिए ऐसा कर दिया तो घोषणा हुई है, अभी तो उसमें सदस्य बनाए जाएंगे, अभी तो शुरुआत हो रही है, आप कुछ वेट तो कीजिए। आपको तो लगता है हमारी शुभकामनाएं हैं, अच्छा करें, ये बात अच्छी हुई, ठीक है, अच्छा करें, देश के लिए कुछ अच्छा लाएं, बदले की भावना से ऐसा कोई कार्य न करें, उनको ईश्वर सुदबुद्धि दे। तो राकेश जी, आप किस तरह से देखना चाहेंगे साहब इसके अंदर जो सदस्य बनाए जाएं और उनका भूमिका क्या है? क्या फिर एक ये भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि भाई हर राज्य भी अपने यहाँ इस तरह की एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाए, वो आके नीति आयोग से डील करे? अगर बीजेपी का ये नारा है सब मजबूत राज्य मजबूत देश, तो राज्यों को भी इस बारे में पहल करनी चाहिए। ऐसा कुछ राज्यों ने पहल की है, कुछ राज्य हैं जैसे कि यूपी में डेवलपमेंट काउंसिल था, छत्तीसगढ़ में एक छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल था। आज की तारीख में वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ राज्यों ने इसमें पहल की है और ये अच्छी बात है कि अगर राज्य की तरफ से भी कुछ प्रोफेशनल्स आएँ और जो इंटरेक्शन रहे राज्यों का और नीति आयोग के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा, ये तो अच्छी बात रहेगी। सबसे प्रथम चीज़ इसमें यह है कि इनको प्रोफेशनल्स को लाने की ज़रूरत है, केवल रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को इधर पार्क करने की ज़रूरत नहीं है और इनको कोशिश करनी चाहिए कि वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर वो करें तो फिर वही जो शुरुआत में अगर देखें तो योजना आयोग ने भी बहुत अच्छा काम किया कि जबकि नेहरू जी ने वर्ल्ड फेमस प्रोफेसर्स साइंटिस्ट को उसमें रखा था, उसके बाद प्रथा हो गई कि जो भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे या पॉलिटिशियंस थे जिनको पार्किंग स्पेस चाहिए थी उनको यहाँ लगाना शुरू किया। तो ये चीज़ बीजेपी सरकार में भी हो सकती है। तो ये मैं यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर नई संस्था एक बनी है, शुभकामनाएं और पूरी हमें उम्मीद है कि अच्छा काम करें। भान साहब, आपका काफ़ी तजुर्बा रहा है, कई राज्य सरकार के आप एडवाइज़र रहे हैं, खासकर छत्तीसगढ़ में तो आप काफ़ी दिन जुड़े रहे, यूपी से भी आपने जुड़ा। क्या सरकारों के अंदर नई योजनाओं को लेकर के जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर हम देखें पिछले आज़ादी के बाद 65 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, करीब 70 साल होने को है, तो जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो गैप बन गया है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब रह गया है, एक बड़ी आबादी, कई करोड़ लोग रोज़ाना भूखे सोते हैं, ये समस्या क्यों नहीं हल हो पाई? क्या विल पावर की कमी? आपने डील किया है सरकारों के साथ, तो कमी कहाँ रह जाती है? मैं ये देखूंगा कि देखिए कमियां रही हैं, लेकिन अगर हम इस रीजन में देखें, केवल हमारा ही मुल्क है जो कि एक डेमोक्रेसी रह चुका है और हमेशा रहा है। वो
पाकिस्तान को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, नेपाल को देखिए, श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी है, मैं ये नहीं कह रहा कि उधर नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में, पूरे इलाके में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम्स के बावजूद भी हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की है। मैं ये नहीं कह रहा कि तरक्की नहीं की है, हाँ, जो और तरक्की हो सकती थी वो नहीं हुई है, उसकी इस चर्चा में आप पूरा कि उसमें जो आपने राज्य सरकारों के साथ डील किया है, आपकी एडवाइजरी दी, तो जो जैसे आपने छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने एक छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट काउंसिल बनाया, एक्सपर्ट को जोड़ा, उसका फायदा उन्हें हुआ, तो बाकी राज्य इस तरह क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या कहीं विल पावर की कमी है या विकास के प्रति नज़रिया उतना स्ट्रांग नहीं जितना स्ट्रांग होना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि विकास के प्रति शायद नज़रिया उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मैं केवल एग्जाम्पल दूंगा, और यहाँ शायद राजेश जी को खुशी होगी कि वो, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस सरकार में जो इकोनॉमिक ग्रोथ छत्तीसगढ़ में हुआ था उस साल और किसी राज्य में नहीं हुआ था। सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट्स 2004 में, फाइनेंशियल ईयर 2004 जो अजीत जोगी सरकार का लास्ट ईयर था, सबसे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में हुए थे। उसके बाद छत्तीसगढ़ आगे चल रहा है, अब बीजेपी सरकार है, वो भी अच्छा कर रहे हैं काम, लेकिन ये मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास एक डायनेमिक स्टेट लीडर हो तो बहुत फर्क पड़ सकता है। फर्क पड़ सकता है। अतुल, क्या डायनेमिक लीडरशिप तो अभी दिखती है, मोदी डायनेमिक है, सशक्त है, सब पूरी पार्टी अपने ऊपर वो चला रहे हैं, लेकिन क्या अकेले मोदी ही सब कुछ करेंगे, कुछ और? नहीं, मोदी के साथ उनकी टीम भी काम कर रही है, बैक ऑफिस में भी टीम है, आरएसएस का आशीर्वाद भी है, जो जिसकी वजह से आगे आए हैं। मेन क्या है, जो राज्य सरकारों का बात है, वो मोदी वो इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि वो 15 साल उन्होंने मुख्यमंत्री का जो रोल किया है, कि मुख्यमंत्री वहाँ से इतना पैसा सेंटर को भेजता है, जब उसकी बारी आती है कि मेरे राज्य के विकास के लिए इतना पैसा दो, तो ये हाथ खड़े कर देते हैं। ये चीज़ उनके दिमाग में है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो उस तरह अगर कार्य करेंगे तो ठीक है। बाकी आप करें कि अभी भान साहब भी बहुत अच्छा बताया कि काम करने के लिए कई लीडर भी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, बीजेपी के, अन्य दल होंगे। मेरे मित्र तो खुश होंगे कांग्रेस के कि काफ़ी अच्छे लीडर हैं जो काम कर रहे थे, जैसे हरियाणा में भी हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ। उसके अलावा कि मेन ब्यूरोक्रेसी एक बहुत बड़ा रोड़ा आता है, जैसे गेट आ जाता है, उसको क्रॉस करने में लीडरशिप थोड़ी नाकाम भी होती है। वहाँ देखा जाता है कि लीडरशिप की जो विल पावर है वो कितनी मजबूत है। वो डर जाता है। कई बार होता है कि नेता कोई काम करना चाहता है और अधिकारी ने कान में आके कहा साहब इसे करने से तो ऐसा उल्टा हो जाएगा, ये RTI वहाँ देखा जाता है कि साहब उसकी IQ कितना लेवल कितना है और वो अपने जो उसने सोचा है उस पर कितना फर्म रहता है, वो ब्यूरोक्रेसी की इस हर्डल्स को किस तरह से दूर करता है। तो वो चीज़ क्या आपको लगता है कि यहाँ असर करेगी और उसका फायदा होगा? नहीं, ऐसा फायदा होगा। अभी 2 दिन पहले जो ABCD प्रधानमंत्री ने बोला है, क्योंकि उनको 15 साल का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से बोला है कि केंद्र में भी ये ABCD है कि रुकावटें आ रही हैं कि डेवलपमेंट थोड़ा स्लो चलेगा, तो ये चीज़ को वो डेवलप कर पाएंगे। मेन मुख्यमंत्रियों से जो इन्होंने जो कमेटी जो बता रहे हैं, नीति आयोग ने बनाया है, 1-to-1 बात होगी मुख्यमंत्री में, उसमें पारदर्शिता बिल्कुल सामने रहेगी, इसमें ब्यूरोक्रेसी नहीं आएगी। ये सबसे बड़ा जो मोदी जी ने कदम उठाया, ये बहुत सराहनीय है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन इसकी प्रशंसा तो कर रहे हैं आप, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, तो उन्होंने तमाम जो सेक्रेटरीज हैं मंत्रालयों के, उनसे सीधे कहा था कि आप सीधे मेरे टच में रहिएगा। तो वहाँ उन्होंने पॉलिटिकल जो एक पावर होती है मंत्री, उसको इग्नोर कर दिया और यहाँ ब्यूरोक्रेसी को दूर रखा गया है। तो क्या सारी चीज़ अपने हाथ में रखने की? नहीं, ऐसे नहीं है कि 1 मैन शो वाला बात भी नहीं है। वो भी थोड़ा अपनी जो भी रिसर्च टीम है, जो भी उनके साथ काम कर रहे हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं। उसके बाद ये कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। अभी एक बहुत बड़ा जो है रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी सेफ्टी मेजर है और स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसको अभी ये मुख्यमंत्रियों से, क्योंकि ये डायरेक्ट सेंटर तो नहीं जाएगा हर राज्य में। आप देखिए 7 स्टेट हैं जो नॉर्थ ईस्ट के, तो कभी भी उनका वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उनको भी उन्होंने देखना है, इसलिए ये काउंसिल बनाई है जो भी। जी कीर्ति जी, जो एक्सपर्ट्स कमेंट आपने सुने, राकेश भांजे का सुना, तो इनको देखते हुए क्या लगता है कि किस तरह से ये नीति आयोग सक्षम तरीके से काम कर सकता है आगे? मैं मानती हूँ ये 100% सक्षम तरीके से देश के विकास के लिए काम करेगा, क्योंकि पहले जो लेटली हमने योजना आयोग में नीतियाँ बनती हुई देखी पिछले कुछ गत वर्षों में, पिछले कुछ पंचवर्षीय योजना में कहूँ
तो वो कहीं ना कहीं कोलैप्स्ड सिस्टम हमें देखने को मिला। और अब मुझे लगता है कि कोई भी पॉलिसी अगर आती है तो उसमें स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स की डायरेक्टली भागीदारी है, किस स्टेट की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह का ज़रूरत है प्रदेश को, वो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री से अपने वक्तव्य में अपनी बात रख सकते हैं। आपने खुद अभी हरित क्रांति की बात की, मैं वाइट रेवोल्यूशन की बात करूं, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट को बड़ा फायदा हुआ उससे, इकोनॉमिक रेट बढ़ा। अब हम छत्तीसगढ़ झारखंड की बात करें, इंडस्ट्रीज लगी, इकोनॉमिक रेट इंडिया का बढ़ा। बट वही अगर हम साउथ में चले जाएं, ज्योग्राफिकली बहुत वेरिएशंस हैं हमारी कंट्री में, तो उन सबको देखते हुए मुझे लगता है एक अच्छा विकास हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टेट्स का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन और रहेगा नीति आयोग में, और उसकी मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। तो एक अच्छा मॉड्यूल मुझे लगता है देखने को मिलेगा। नीति आयोग में एक चीज जो मेन लग रही है, जो छोटा वर्ग है, गांव में रह रहा है, गांव तबके में, जिसका कोई वाली वारस ही नहीं, कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी बनेगी, उसके परिवार के मुखिया किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको समझने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह की ये नीतियाँ मेरे को लगता है कि बनेंगी। आगे भी कांग्रेस ने बनाई है, पर वो अलम जो कहते हैं कि लागू कम हुई। डेवलपमेंट जो प्रोसेस है और सरकारें बदलने से डेवलपमेंट नहीं रुका करता। जो पहले काम चल रहे थे वो आज भी चल रहे हैं, ठीक है। जो नए काम, जो नई सरकार बनती है वो नए काम नरेगा चल रही है। जी राकेश जी, आपके चैनल के द्वारा मैं एक सुझाव जरूर देना चाहता हूँ कि जो नीति आयोग है ये जम्मू कश्मीर को एक टेस्ट केस बना दे कि जम्मू कश्मीर एक यूनिक स्टेट है। देखिए, एक तो आप इस वक्त मैं आर्टिकल 370 की बात नहीं कर रहा हूँ, एक स्टेट है जहाँ की एक स्टेट के विद इन 3 स्टेट्स हैं। आपका लद्दाख है, आपका कश्मीर है, आपका जम्मू है, तीनों इंट्रा रीजनल डेवलपमेंट है और पूरे स्टेट को भी करना है। और नीति आयोग अगर इसको स्टेट को ले ले एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कि इस स्टेट में आप कैसे बढ़ाएंगे और कैसे उस जनता को हिंदुस्तान की जनता के साथ जोड़ेंगे, तो ये एक बड़ा काम हो सकता है और ये एक महत्वाकांक्षी योजना हो सकती है और नसीहत भी हो सकती है। चलिए, इसी के साथ चर्चा को खत्म करने का वक्त हो चला है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए, भाग लेने के लिए। तो न्यूज़ लाइन में आज इतना ही। कल सोमवार को फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे और कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।